भारत को जिन मुसलमान आक्रमणकारियों का सबसे पहला सामना करना पड़ा वे अरब के थे। अरबों के भारत पर हमले के प्रथम प्रमाण 636 से 37 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, लेकिन इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ लूट मार करके सीमित नहीं था या राज्य विस्तार करना ही सीमित नहीं था। दूसरा हमला उन्होंने सिंध पर किया, लेकिन 643 के इस हमले में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। वस्तुतः राज्य विस्तार की मनोभावना का अरबों में विकास तब हुआ जब 637 ईस्वी में उन्होंने फारस पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि 711 से 12 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया। देखिए मोहम्मद बिन कासिम यही था, मतलब स्टार्टिंग देखिए यहाँ से होती है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो सिंध पर आक्रमण किए गए, थोड़ा सा उसको समझते हैं। उस समय सिंध का शासक ब्राह्मण वंशी सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना की चच ने की थी, तो दाहिर उसी का पुत्र था। तो अरबों ने इस आक्रमण के देवल के बंदरगाह से प्रवेश किया और राजा दाहिर ने उनका सामना करने के लिए पहले अपने भतीजे को भेजा, जो पराजित हो गया। उसके बाद वह स्वयं गया उनका सामना करने के लिए, लेकिन वो भी पराजित हो गया और उस युद्ध में वह मारा गया। तो इस प्रकार सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। ये पूछा जाता है कि सिंध पर अरबों का कब्जा कैसे हुआ, तो इसी तरीके से हुआ सिंध पर अरबों का कब्जा। अब मोहम्मद बिन कासिम ने राजाओं के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करने के बाद तत्कालीन सिंध की राजधानी आलोर पर कब्जा कर लिया। आलोर जो थी वो सिंध की राजधानी थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में राजा दाहिर को हरा दिया और राजा दाहिर को जैसे हराया उसने, तो उसके राजधानी आलोर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अरबों ने मुल्तान जीत लिया। वही मुल्तान जो आपके पंजाब के पाकिस्तान इलाके में पड़ता है। मुल्तान वही इस समय पाकिस्तान का भाग है। पहले वो जब पाकिस्तान भारत में था तो भारत का भाग था। तो अब उसने देखिए अरबों ने मुल्तान को जीत लिया। तो अरबों ने सिंध के आगे भी अरब साम्राज्य के विस्तार के प्रयत्न किए, लेकिन असफल रहे उसमें वो। लेकिन सिंध पर 463 वर्षों तक अरबों का कब्जा रहा। 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सिंध पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार अरबों का सिंध पर आधिपत्य समाप्त हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अरबों पर सिंध पर अरबों का आधिपत्य कैसे समाप्त हुआ, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि सिंध पर लगभग 463 वर्षों तक अरबों का कब्जा रहा। तो 463 वर्षों तक तो अरबों का कब्जा रहा, लेकिन 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सिंध पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही सिंध पर कब्जा किया तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि अरबों का सिंध पर से आधिपत्य जो था वो समाप्त हो गया। अब देखिए सिंध ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अरब ने आक्रमण किया, उसने कब्जा किया और वहाँ पे रहे, तो वो एक जगह सिंध ही थी। लेकिन अब सिंध के अलावा और कुछ भी नहीं था, बस एक सिंध एक ही जगह थी जहाँ पे अरबों ने कब्जा किया और अरबों ने वहाँ पे बहुत सारा समय बिताया। तो सिंध में अरबों की विजय की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस विजय के बाद भारत के अन्य किसी भाग में उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये बस सिंध था। अब हम ये समझते हैं कि सिंध पर अरबों की जो विजय थी उसका कारण क्या था। कारण पूछा जाता है कि सिंध पर अरबों की विजय का कारण क्या था, उसको समझते हैं। देखिए प्राचीन काल से ही भारतीय समुद्र में अरबों द्वारा किए जाने वाले व्यापार, बस ये व्यापार ही उसका कारण था। यानी ये सिंपल सा था कि प्राचीन काल से ही भारतीय समुद्र में अरबों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के कारण उन्हें भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान था तथा उनकी समुद्री शक्ति भी पर्याप्त प्रभावी थी। मतलब उनकी समुद्री शक्ति का भी उनको ज्ञान हो गया था। तो 637 ईस्वी में फारस विजय में उन्हें साम्राज्य विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। जो 637 ईस्वी की फारस विजय थी, उसी से उनका साम्राज्य जो है विस्तार मतलब बढ़ने लगा और वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो मोहम्मद बिन कासिम एक कुशल और शक्तिशाली सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो बहुत ही चालाक और बहुत ही शक्तिशाली सेनापति था। इस्लाम की मान्यताओं का भी अरब आक्रमणकारियों पर प्रभाव था, यानी जिसके अनुसार जिहाद को उनका धर्म बना दिया गया था
अरबों द्वारा आक्रमण का तत्कालीन कारण यह माना जाता है कि सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ इराकी जहाज़ों को लूट लिया गया था, जिसकी भरपाई राजा द्वारा न किए जाने पर खलीफा ने कुद्र होकर सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन बताया जाता है, कारण की जो बात थी तो उस कारण में एक ये भी कारण बहुत बड़ा था। तो अब ये भी दूसरी तरफ से ये भी कहा जाता है कि कुछ भारतीय राजा नरेशों ने अरबों को भारत में बसने के लिए आमंत्रित किया था या प्रोत्साहन किया था, ये भी बोला जाता है। कुछ बुक्स में हमने पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था। लेकिन अब ये देखिए, हिंदू धर्म में आपसी फूट थी तथा निम्न वर्ग के अपेक्षित लोगों ने धन की लालसा में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, ये सारी चीज़ें भी थी। उसके साथ साथ बौद्ध तथा जाटों ने देशद्रोह कर अरबों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया और उनका सहयोग करने लगे। अब अपने देश के लोगों में ही कुछ लोग ऐसे थे जिनको पैसा देते थे तो उनकी वो सहायता करते थे। तो देखिए, भारत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न था, इसलिए सिंध की विजय द्वारा वे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। रीजन ये था, सिंध पर ब्राह्मण वंश का शासन था जो शांतिप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था, उदार और शांतिप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसमें कौशल तथा कट्टरपंथी की कमी थी इस चीज़ में। तो अब ये सारे रीजन थे, ये सारी चीज़ें थी उनके कारण का। तो अब आगे ये देखते हैं कि आखिर अरबों ने जो सिंध पर विजय की थी उसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम देखिए दो तरह से हुआ। पहला तरीका था राजनीतिक परिणाम क्या हुआ उसका, दूसरा था आर्थिक। तो पहले हम राजनीति को समझते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अरबों की सिंध विजय इस्लाम तथा भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यानी इस विजय का राजनीति के राजतंत्रात्मक स्वरूप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इस समय की इस्लामी राज व्यवस्था की यह विशेषता थी कि अरब सूबेदारों ने एक सुनियोजित नीति के तहत सिंधवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया, जिसके उद्देश्य मुसलमानों की संख्या बढ़ाना, उनका यही उद्देश्य था कि मुसलमानों की संख्या बढ़ाना और इस्लाम धर्म का एक प्रबल शक्ति के रूप में प्रचार करना और उसको स्थापित करना, ये सारी चीज़ें थी उसमें। अब उसके साथ साथ अरबों की जो राजनीतिक धार्मिक विस्तार के मूल पर टिकी थी। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अरबों की सिंध विजय का परिणाम राजनीतिक सिंध क्षेत्रीय व्यक्तित्व का अस्थायी और सीमित स्तर पर धर्म परिवर्तन मतलब करवाना था या करवा रहा था, ये बोल सकते हैं। अब देखिए सामाजिक परिणाम क्या थे उसको समझते हैं। सामाजिक परिणाम के लिए अरबों का भारत के सामाजिक स्वरूप पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि अरबों की विजय का हमारे सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव तो यह था कि भारत में पहली बार अरबों ने ही इस्लाम का बीज बोया था। स्त्रियों को बंदी बनाकर अरबों ने जबरन उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। हिंदू धर्म की उदात्त भावना को इस्लामिक कट्टरवाद की चोट का सामना करना पड़ा था। गुलाम बनाने की जो प्रथा भी अरबों ने ही शुरू की। सबसे उल्लेखनीय बात तो यह थी कि भारत ने आरंभिक मुस्लिम बस्तियां स्थापित की। अच्छा, आर्थिक परिणाम देखिए क्या था। इसके आर्थिक परिणाम को समझते हैं। अरबों की सिंध विजय से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्षेत्रीय जनों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। उसका रीजन देखिए क्या है, समझते हैं। रीजन उसका ये था कि क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हैं कि लूट खसोट करना अरबों की व्यवहारिक विशेषता थी और उनकी हैबिट थी, उनके हैबिचुअल में था कि लूटना खसोट करना और सारी चीज़ों को एक तरीके से लूटते थे और व्यय करते थे। तो अब देखिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। युद्ध व्यय के लिए लूट खसोट के द्वारा ही धन एकत्र किया जाता है, तो अब इसलिए लूटते थे। तो सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था।
कई बहुमूल्य मूर्तियों को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। सिंध के हिंदुओं को जजिया देने के लिए विवश कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें देखिए थी उसमें। तो ये जितनी चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में यही था। जय हिंद।